खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बिग फाइट लाइव में आज बात होगी 6 मंत्री और 33 विधायकों की सियासी साख की। 6 जिलों में हुए पंचायत चुनाव का रिजल्ट कल आएगा, लेकिन जोड़ तोड़ की गणित चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही शुरू हो गई थी। लेकिन असली परीक्षा कल है, क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के रिजल्ट तय करेंगे कि गांव की जनता अपने जनप्रतिनिधि से कितनी खुश और कितनी नाराज है। रिजल्ट अगर कांग्रेस के पक्ष में रहता है तो सरकार इसे अपने कामकाज पर मुहर बताकर भुनाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार पर विपक्ष सवाल उठाएगा। सत्ताधारी पार्टी को इन चुनावों में फायदा मिलता आया है और ऐसे में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में जोड़ तोड़ से नतीजे बदल भी सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते ही बाड़ेबंदी की गई है। तो कल 6 मंत्रियों का लिटमस टेस्ट है। टेस्ट 33 विधायकों की सियासी साख का भी है। बिग फाइट लाइव में आज बात सियासी साख के इसी टेस्ट की होगी और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान हैं, पुनीत कर्नावत जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता हैं, डिप्टी मेयर हैं, भंवर सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, वामदल नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रफीक जी आपसे ही करते हैं। चुनाव हुए, वोटिंग हुई, लगातार प्रचार प्रसार हुआ, एडी चोटी का जोर सभी ने लगाया, लेकिन अब कल है रिजल्ट का दिन, परिणाम कल आने वाले। कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि 6 मंत्रियों का लिटमस टेस्ट है, 33 विधायकों की साख भी दांव पर लगी हुई है। क्या लगता है कि जीत सभी जगह से मिलने वाली है? देखिए, जीत सुनिश्चित है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि पिछला जो 1.5 साल गया है और 1.5 साल का जो टेन्योर बीता है, उस दरमियान कोविड जैसी महामारी पूरी दुनिया में, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे दुनिया में और दुनिया के हर मुल्क में कमोबेशी हर जगह इसका अटैक रहा। और राजस्थान एक ऐसी स्टेट रही जिसने अपने आप को बेस्ट मैनेजमेंट के रूप में प्रस्तुत किया कि कोविड को हम कैसे डील कर सकते हैं। आज भी हिंदुस्तान में अलग अलग जगह आप देखोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग परसेंटेज आ रही है, और अगर बेस्ट कंट्रोल्ड स्टेट की आप बात करोगे तो राजस्थान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो जितने भी फेजेस आए, पहले जो फेज आया उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम थी, बाद का फेज आया उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम थी। तो इन सब के मैनेजमेंट में जो सबसे अच्छा काम करके साबित किया अपने आप को, तो इससे मेरे को लगता है कि हम बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और कल रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से सबको पता लग जाएगा किस तरह की का रुझान लोगों का गया है। ठीक है। 2-4 बातें और ऐसी है, जैसे रोजगारी का मुद्दा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के प्रति लोग बाग रोजगार को लेके बहुत ज़्यादा नाराज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर नाराज हैं, गैस सिलेंडर के ऊपर नाराज हैं। यानी रफीक जी, आप कह रहे हैं कि ये जो केंद्र के हाथ में मुद्दे थे जिस पर जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ था उस पर नाराजगी है, और दूसरी तरफ अगर हम राज्य की बात कर ले तो कोविड काल में जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसकी वजह से कांग्रेस के साथ जनता जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं दोनों ही तरह से। पुनीत कर्नावत जी हमारे साथ है, भाजपा नेता, डिप्टी मेयर है। पुनीत जी, आपने सुना कि वजह जनता क्यों जाएगी कांग्रेस के साथ? सरकार राज्य में एक तरफ तो फायदा मिलता ही है और आमतौर पर देखा भी हमने, लेकिन क्योंकि कोविड काल था, मैनेजमेंट अच्छा था, इसलिए कांग्रेस के साथ जनता जाएगी। दूसरी तरफ जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लगातार सवाल उठते हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, केंद्र की तरफ से कुछ कहीं से भी कुछ भी राहत जनता को नहीं मिल रही है, इसकी नाराजगी भी है जो कांग्रेस के साथ जाएगी। क्या आप मानते हैं? कांग्रेस पिछले 1.5 साल के अंदर और वरन जो 2.5 साल का उनका कार्यकाल है उसमें पूरी तरीके से नाकाम सरकार के रूप में राजस्थान की जनता के सामने है। और इसी का परिणाम था कि अभी आप कह रहे थे कि राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव में या पंचायतों के चुनाव में फ़ायदा होता है। उसका परिणाम हमने पहले देखा है। 21 जिला प्रमुखों में मात्र 6 जगह पर कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। और कल के चुनाव भी ये साबित करने वाले हैं कि 6 में से 6 जिला परिषदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। मैं लगातार गांव के अंदर रहा हूं। मैं नगर निगम का डिप्टी मेयर हूं, पर मेरी पार्टी ने मुझे गांव में भेजा।
मैंने देखा वहां पर कि मैं सभाओं में पूछता था, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल गया हो तो कांग्रेस को वोट दे देना, कोई हाथ खड़ा करने को तैयार नहीं था, उसको भत्ता मिला है। किसी को रोजगार मिल गया हो तो दे देना। आज जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, उसके अंदर भ्रष्टाचार के अंदर चरम पर रोजगार की और महंगाई की बात तो पुरी जी मत ही करो आप। मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी रफीक भाई, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें तो मत ही करो। रफीक भाई, मैं किस बारे में बात करूंगा ये मैं तय करूंगा। रफीक भाई, मैं किस बारे में बोलूंगा ये मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। जो काम करने चाहिए थे केंद्र सरकार को, पेट्रोल के दाम मैनेज करने में नाकाम रही, रोजगार देने में नाकाम रही, के उप मुख्यमंत्री वाले सरकार के विधायक हैं, आपके मुख्यमंत्री जी ने अपने उप मुख्यमंत्री को ये तोहफा दिया था, ये उनको ये विशेषण दिया था। ठीक है, आप पहले मेरी बात सुन लें, मुद्दे पे आप पहले मेरी बात सुन लें। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। कल जब परिणाम आएगा तो आपको मालूम होगा। आपके विधानसभा की पीड़ा है क्या आपके मन में? वहां भी आप हार रहे हैं, उसकी चिंता कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कुल मिलाकर ये चुनाव परिणाम साबित करेंगे कि गहलोत साहब की सरकार का आप शर्त लगा रहे हो क्या मेरे से? 14 महीने जो मुख्यमंत्री अपनी जनता से दूर रहे, ऐसे मुख्यमंत्री को जनता और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी पीठ खुद थपथपाते रहिए। आज 4 करोड़ अगर वैक्सीनेशन मिला है तो वो मोदी सरकार की देन है, आपकी देन नहीं है। जब आपने खरीदने के लिए वैक्सीनेशन की बात की तो आप कुछ लाख वैक्सीनेशन भी चलिए पुरी जी, ठीक है, उसके लिए तो सम्मान ही रहे। देखिए केंद्र की तरफ से वैक्सीन आई तो यहाँ पर मैनेजमेंट का लग चुकी है, वो ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह है। और बिल्कुल जनता भी देख रही किसने क्या किया, कौन उनके साथ खड़ा रहा और उसी के आधार पर वोट देती है नहीं। भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ है। रफीक जी सुनिए, हाँ भंवर सिंह जी, देखिए दोनों दावे कर रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, और जीत भी बहुत ज्यादा जरूरी है और पंचायत के चुनाव किसी भी बड़े चुनाव से कम नहीं होते, इसमें भी किस तरह से साख का सवाल है। लेकिन भंवर सिंह जी, आपको क्या लगता है इस चुनाव में जनता वाकई में मुद्दों के साथ जाएगी, जरूरतों के साथ जाएगी, व्यवस्थाओं को देखेगी, सरकार के कामकाज को देखेगी, या विपक्ष के साथ जाना पसंद करेगी क्योंकि सरकार से खुश नहीं है? क्या वजह आपको लगती है? देखो, जनता तो हमेशा ठगी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई शासन रहा हो, कांग्रेस के शासन में भी ठगी जा रही है तो बीजेपी के शासन में भी उससे ज्यादा ठगी जा रही है। आज की हालत यह है कि आम आदमी की जो आशाएं हैं वो कोई भी सरकार पूरा करने में सक्षम ही नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहे, केवल भाषण दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी दे दो, चाहे राज्य में दे दो। क्योंकि हालत ये है, आम आदमी की जिन चीजों की जरूरत है वो कौन पूरा कर रहा है? उनको रोजगार चाहिए, कोई देने वाला नहीं है रोजगार। बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदुओं का ठेका लेने वाले करोड़ों हिंदुओं को बेरोजगार करके आज बैठे हुए हैं देश के अंदर। करोड़ों हिंदुओं का रोजगार के साथ धंधा समाप्त करके बैठे हैं लोग, जो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। जो हिंदुओं के ठेकेदार बने, उन्होंने कितने लोगों को आत्महत्या करने में सह परिवार मजबूर कर दिया है कि वो आत्महत्याएं कर रही है, जो ठेकेदार बने बैठे हैं। इसलिए जो हालत देश में बनी है, आज आप देखिए 2 सेठ नंबर 1 और नंबर 2 हो गए। आज रिलायंस का मालिक नंबर 1 एशिया का हो गया है और दूसरे नंबर पे अडानी जी आ गए। ये इन्हीं की सेवा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। राज्य के अंदर आप देखेंगे कि आज ये कह रहे वैक्सीनेशन हमने किया। ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने 25% वैक्सीनेशन प्राइवेट क्षेत्र को दिया है, उसको देश को लूटने के लिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल चलिए, वैक्सीनेशन भी गाँव में भी नहीं हो रहा है। भंवर सिंह जी, बहुत सारे मुद्दे, लेकिन गांव के लोग परेशान हैं। गांव की पंचायतों में आप देखते हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं। पहले नंबर 1 वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनका विकास कौन करेगा? वो इस बात को देखते हैं। उसके बाद में जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है इस समय गाँव के अंदर। आप देखो कैंडिडेट को देखते हैं, हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे समाज का है, पार्टी से मतलब नहीं है उनको। कई बार पार्टी से कोई इससे मतलब नहीं होता, वो अपने जाति का देखते हैं। और अभी इतना जहर फैला दिया गया जातिवाद का समाज के अंदर कि समाज को आपस में ही बांटा जा रहा है। जो भारत में एकता चाहिए, सामाजिक एकता होनी चाहिए, वो गांव-गांव में तोड़ी जा रही है इस समय के अंदर। ये बहुत नुकसानदायक है देश के लिए। इस तरह की हालत जो पैदा की जा रही है, आज दलितों पे अत्याचार राजस्थान में बढ़े, ये मैं रफीक जी से भी कहना चाहूंगा कि दलितों पे बहुत ज्यादा अत्याचार प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। गाँव में हालत बुरी हो रही है। एक तरफ जो है हिंदुत्व के ठेकेदार जो है वो भी हमला कर रहे हैं उनके राज्यों के अंदर बुरी तरह। यूपी में भी बहुत बुरी हालत है इस समय दलितों के। गाँव में आपसे मान रहे हैं कि जातिवाद ज्यादा हावी रहता है और ये जो इनसे परेशान है वो इससे निकलना चाहेंगे। कई बार मुद्दे जो हैं, जो वास्तव में जो है पंचायत के हैं, वो गौण हो जाते हैं और केवल जातिवाद हावी हो जाता है। तो ये जो इस तरह का काम है वो ठीक नहीं है। मुद्दे पे आधारित चुनाव अगर हो तो आप जानते हैं कि आज केंद्र की हालत क्या है। 25-25 रुपए रोज महंगाई बढ़ा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, डीजल तो हर तरह के वोटर्स, आप ये कह सकते हैं
बिल्कुल रफीक खान जी, हर तरह के वोटर्स होते हैं। हम ये कहें कि सभी स्थानीय मुद्दों को लेकर तरजीह देंगे, वोट कास्ट किया होगा, ऐसा भी नहीं है। सरकार से खुश होकर ही वोट करेंगे, या सरकार से नाराजगी है तो उनके अगेंस्ट में वोट करेंगे, या फिर अपने कैंडिडेट को लेकर, कुछ भी हो सकता है। किसने किसको चुना है अभी किस तरह से, क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के ही लोग यहाँ पर जीत कर आने वाले हैं, जिला परिषद में जीत दर्ज करेंगे। किस आधार पर, आपको क्यों लगता है ऐसा? पंचायतों के इलेक्शन में कई तरह के समीकरण होते हैं, कई तरह के समीकरण होते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा 2.5 साल की परफॉर्मेंस है, जो हमने आम आदमी के साथ काम किया, आम आदमी के लिए काम किया है। पुनीत कर्नावट जी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे दोस्त हैं बहुत। वो तो कह रहे 2.5 साल का फेल्यूर है। आप ये देखोगे कांग्रेस सरकार बनी, उसने अपने घोषणा को, जो अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को हमने सरकार की कार्यप्रणाली बना दिया। और जो पेंशन 500 रुपए मिल रही थी, पेंशन इन्होंने पहले चालू नहीं करी, पेंशन अशोक गहलोत सरकार ने चालू करी। ये 5 साल सोते रहे, पेंशन के बारे में कोई विचार नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 50% की बढ़ोतरी कर दी पेंशन के अंदर। तो वो उन्हीं गांवों में हुई है, उन्हीं पंचायतों में हुई है, उन्हीं इलाकों में हुई है जो आम आदमी त्रस्त था, ग्रसित था। यहां तक इन्होंने तो यहां तक कर दिया कि 5 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, हम 50 लाख लोगों को राशन नहीं देंगे। कोविड टाइम में राशन देने से मना कर दिया। गलत। कोविड टाइम के अंदर राशन देने से मना कर दिया। 80 करोड़ लोगों बीजेपी सरकार पूरे ने, हिंदुस्तान कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, आम आदमी को जो 5 सरकार ने उसमें कुछ लोगों को बाहर किया, वो हम देंगे, हमने याद दिलाया है, अपने जेब से देना पड़े। तो 52 लाख लोगों को राशन राजस्थान सरकार ने अपनी जेब से दिया। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कोविड टाइम में राशन आनी चाहिए। रफीक भाई, शर्म आपकी सरकार को आनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर आप केंद्र से मिले हुए मुफ्त राशन को भी ठीक ढंग से नहीं बांट पा रहे हैं। आप अपनी राज्य की जनता को महरूम कर रहे हैं। आप अपनी राज्य की जनता से नाराज हैं कि उसने आपको पिछले पंचायत ठीक है रफीक जी, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के जिम्मेदारी नहीं किया, झूठ बोला जा रहा है। चलिए इस पर आप जवाब देंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल जी, बहुत स्वागत है आपका। एसपी मित्तल जी, सभी की नजरें कल के परिणामों को लेकर है। बेहद अहम ये चुनाव है। हालांकि पहले माना जरूर जाता था कि नहीं, छोटे चुनाव होते हैं, लेकिन छोटे चुनाव इस साख बड़ों की लगी हुई है, दांव पर लगी हुई है। कैसे आपका नजरिया क्या है कल के रिजल्ट को लेकर? नहीं सुधा जी, जो कल का जो पंचायत राज चुनाव का परिणाम है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये देखिए कि राजस्थान के 200 में से 47 विधानसभा के अंदर ये चुनाव प्रभावित करेगा और करीब करीब 70 लाख इसमें मतदाता रहे जो इस चुनाव के अंदर क्या नाम से जिनकी प्रक्रिया में रही है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जरूरी है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों के लिए ये चुनाव अपने आप में प्रतिष्ठा का सवाल है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उनके गृह क्षेत्र के अंदर ये चुनाव हो रहा है। और जिस तरीके से जो 6 जो जिले हैं उनमें 6 के 6 में क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनमें से 1 केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं कम से कम 7 क्या नाम से राज्य सरकार के मंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। और बड़ी तादाद में, मतलब 1,500 से भी ज्यादा जो है वो पंचायत राज के सदस्यों के चुनाव, पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव है, 200 से ज्यादा जिला परिषद के चुनाव है। ऐसी स्थिति के अंदर ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, जिस चुनाव में 70 लाख मतदाता हो, वो चुनाव निसंदेह जो राजस्थान की पॉलिटिक्स उस पर लगातार उस पर असर डालेगी। और ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए मेरा ये मानना है कि महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए सब के सब लगे हुए। बाड़ेबंदी भी की गई। पुनीत कर्नावट जी, आप लोग ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों इस चुनाव में है? बाद में भी उनको जी ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है? 2 चीजों को आपको स्पष्ट कर देता हूँ जी। आप जिसको बाड़ेबंदी कह रहे हैं उसको हम कैंपिंग कहते हैं। कैंपिंग करने के 2 कारण हैं। एक तो सरकार की बदनीयती। सरकार ने जिस प्रकार नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के बीच में गैप किया, उसमें उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख्त की रही है। और उस खरीद फरोख्त से बचाए रखने के लिए, उस खरीद फरोख्त से बचने के लिए हमने हमारे सारे प्रत्याशियों की कैंपिंग की। दूसरी बात हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। हम मुश्किल के अंदर भी सारी गोवा में तो 5 सीटें आई थी। मुश्किल के अंदर भी रफीक भाई खरीद फरोख्त की बात आप बदल गए हो। आप पहले जैसे संयमित नहीं रहे हो।
जितनी जल्दी आजकल मुख्यमंत्री जी अपना आपा खोलते हैं, उससे ज्यादा जल्दी आप आपा खोने लग जाते हो। आप मुझे अपनी बात कहने नहीं दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए। हम इसका उपयोग हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रत्याशी कांग्रेस भी कर रही है। आपसे भी पूछेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है पुनीत जी। ये बात लेकिन देखिए सवाल ये है कि चलिए आप ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन रिजल्ट आ जाए इसके बाद भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। या मान लिया जाए कि आप जिस तरह से भी आपने कहा कि बदनीयती है या खरीद फरोख्त हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसका भी डर है और इस वजह से आपने अपने लोगों को एकजुट कर रखा है एक छत के नीचे। नहीं, मैं नहीं मानता कि हमारे को किसी तरीके का कोई डर है, लेकिन जो परिस्थितियां होती है उसमें किसी भी प्रकार का सावधानी बरतना बुरी बात नहीं है। और जिस प्रकार से आपने देखा है पिछले चुनाव के अंदर भी सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर कर जगह जगह तोड़फोड़ की। हमारे कांग्रेस जीती कितने से जिला परिषद में थी? 3 जिला परिषद में बहुमत था, 6 में कैसे बना? जोड़ तोड़ से ही बना, खरीद फरोख्त से ही बना। उन सब चीजों से बचने के लिए हमने अपना प्रिकॉशन लिया है और हम 6 की 6 जिला परिषद बनाने जा रहे हैं। मैं रफीक खान साहब को बताना चाह रहा हूं, कल इनसे बधाई लूंगा इस बात की। मैं ये मेरे दोस्त है, कल मुझे बधाई देंगे इसी चैनल पर। बिल्कुल, और कल रिजल्ट के बाद भी हम चर्चा जरूर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि और कोशिश करेंगे कि आप लोग दोनों ही मौजूद हो, क्योंकि रिजल्ट के पहले भी हम चर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद भी आज किसकी बात सही निकलती है वो भी कल आ जाएगी, तस्वीर साफ होगी। लेकिन भंवर जी, बाड़ेबंदी का नाम दिया जा रहा है, नाम कुछ और दे दिया जाए, भले ही जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हमारे प्रशिक्षण शिविर हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, कांग्रेस से कहा जाता बोलते हैं कि हमारा संवाद का कार्यक्रम है, हम सब एकजुट होकर संवाद करते हैं, आगे क्या करना है, रणनीति बनाई जानी। लेकिन ये जो बाड़ेबंदी शब्द राजस्थान में आया वो फल फूल भी बहुत रहा है। क्या क्रॉस वोटिंग ही सबसे बड़े यहाँ पर डर है? खरीद फरोख्त ही सबसे बड़ा डर है? 100% आप देख रहे हैं कि देश में जो भी राजनीति चल रही है, आपने देखा है कि जहां 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, मेघालय में सरकार बना ली इन्होंने अपनी, गोवा में इनका बहुमत नहीं, कर्नाटक में इनका बहुमत नहीं, मध्य प्रदेश में बहुमत नहीं, इन्होंने देश में इतनी गंदी राजनीति स्थापित कर दी। और राजस्थान में भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस भी उन्हीं पद चिन्हों पे चलेगी, उसमें क्या बात है। जैसा ये पड़ोसी के घर में आग लगा रहे हैं तो इनके घर में भी आग लगाने वाले पैदा होंगे। आज इन्होंने देश की राजनीति को इतना दूषित किया भाजपा ने कि इनके पास 2 सीट नहीं आती है और ये देश में सत्ता पे काबिज होता है। राज्य के बोल रहे हैं, ये मेघालय का उदाहरण ले लो, मेघालय में मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, वहाँ के सबसे बड़े दल का है, हमने उसको समर्थन दिया है। आप गलत बोल रहे हैं लगातार। कर्नाटक के अंदर 104 सीट जीतकर हम सबसे बड़े दल थे। आपके पास आया क्या? आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे भंवर सिंह जी, आप कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा उठाकर जैसे बात की जाती है। ठीक है, भंवर सिंह जी, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, कर्नाटक के अंदर बहुमत हमको मिला, कैरेक्टर गिर चुके पार्टी के लोगों का। 108 सीटें हमको मिली, भंवर सिंह जी 112 सीटों पर बहुमत होता था, 108 सीटें हमको मिली। जो सरकार भंवर सिंह जी, लेकिन हर कोई जीतना चाहता है, अपना बोर्ड बनाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, और जीतने के लिए सामने वाले को उस फिगर पे आना है, तो सामने वाले को साथ लाना होगा। ये कोशिश तो हर पार्टी कर रही है। नहीं, कौन अलग है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के साथ तो ठगाई है ना। जनता ने वोट दिया किसी चीज के खिलाफ और वही सत्ता वहां बना ले तो जनता तो ठगी गई ना बेचारी, क्योंकि लोगों का कैरेक्टर इतना गिर गया पॉलिटिक्स में कि वो बिक रहे लोग। और इसमें दल बदल कानून भी नहीं लगता। अरे मैं आपको बता रहा हूं, हमारे भी महाराष्ट्र का नाम नहीं ले रहे। अभी मैं सुनिए एक बार बात सुनिए, महाराष्ट्र का नाम नहीं ले रहे, जनता के साथ डकैती कर ली, मिलकर बनाई है, जहाँ पर शिवसेना बीजेपी अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, आपने डकैती कर लिया, उसका नाम नहीं ले रहे। शिवसेना आप कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं है। ठीक है पुनीत जी, उन्होंने स्टेट को गिनाया जिसमें बीजेपी की सरकार है। ठीक है, आपकी बात भी जायज है कि दूसरे राज्य में है। सवाल ये कि कोई भी दूध का धुला नहीं ना कर रहे सब। एक मिनट पुनीत जी, भंवर जी सुनिए सर, सुनिए पुनीत जी एक मिनट। ठीक है, उन्होंने उन राज्यों को दोहराया है जिसमें बीजेपी की सरकार है, आप दूसरे राज्यों का भी जिक्र कर रहे हैं। सवाल वही तो है कि यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। जहां जिसको मौका मिल रहा है सरकार बनाने को लेकर, फिर वो राज्य की हो या पंचायत चुनाव हो, जहां पर अपने लोगों को खड़ा करना हो, हर जगह एक सी कोशिश की जाती है। एसपी मित्तल जी, कोशिश सर हर जगह की जा रही है सर, यानी जीतना ही यहाँ पर एकमात्र लक्ष्य है, वो जैसे भी जीता जाए। राजनीति इसी राह पर, चुनाव और चुनाव के परिणाम भी इसी राह पर है। नहीं श्वेता जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पंचायत राज के चुनाव में उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने
इस बात की भाड़ाबंदी की है कि उनके प्रत्याशी आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहला जो पंचायत राज का पहला चरण था वो 26 अगस्त का था। तो आप ये देखिए कि 26 अगस्त के बाद से सारे प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, उनको ले आए। फिर दूसरा 29 को हुआ, फिर बाद में 1 को हुआ। अब जब कल चुनाव परिणाम आएंगे तो जो प्रत्याशी चुनाव हार गए उनको उस बाड़े से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि उनके दिल पे पिछले 4-5 दिन से क्या बीत रही थी और उनको किस तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। और क्योंकि जरूरत नहीं रह गई ना उनकी। इसके लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है उसमें सबकी दुखद बात ये होगी कि नहीं चौथा जी, उसमें दुखद बात ये होगी कि जब कल उनकी जीत हो जाएगी तो वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए भी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बाड़ाबंदी में उनकी शपथ कब होगी? जिस दिन क्या नाम से प्रधान का चुनाव होगा, जिस दिन क्या नाम से वोटिंग होगी, उस दिन जाके उनके यानी 2 दिन और इंतजार करना होगा। लगाओ कि आखिर में ये हमारा लोकतंत्र जा किस तरफ रहा है। जो जीता हुआ प्रत्याशी है। बिल्कुल रफीक जी, अब देखिए जो जीत जाए या हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो ये कि जीत भी गए हैं तो भी सर्टिफिकेट हमें मिलना नहीं है, लेकिन जब तक प्रधान नहीं चुन लिया जाता है, बाड़ेबंदी की जाती, नाम भले कुछ भी अलग दिया जाए। लेकिन सवाल तो ये, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, 6 मंत्रियों के साथ दांव पर है, 33 विधायक हैं, जिन्हें भी कहीं ना कहीं उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा कि कहां पर कितने जीते, कितने हारे, क्यों हारे, जमीनी स्तर पर कितने विधायकों की मौजूदगी रही। ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड तो आप लोगों का भी रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे यहाँ 3 पंचायतों में इलेक्शन थे तो उसकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कौन सी सीट जीते हैं और किन कारणों से जीते हैं और कौन सी सीट में हमें दिक्कत आ रही है। तो ये सब बातें स्थानीय विधायक और मंत्रियों की, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन मैं एक मेरे साथी की, मेरे मित्र की जब बात का जवाब देना चाहूंगा। ये अभी उनसे पूछ रहे थे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में पुनीत जी चांस दिया गया था आपको, रातों रात आपने आदमी तोड़ा और वो आदमी तोड़ करके रातों रात पता नहीं कब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। सुबह 5 बजे 6 बजे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं और मुख्यमंत्री को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सरकार बनाने को लेकर, देखने को देश में मिला है। देखिए दूसरे राज्यों की बात भी करेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। रफीक जी वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनता क्या यहां पर मैसेज देती है, क्या परिणाम देती है, ये रिजल्ट कल आना है, सबकी नजरें कल के परिणामों पर है। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर जनता के लिए जरूरी क्या है। हालांकि माना जाता है कि स्थानीय मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन आज के वक्त में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुके हैं। जाति भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है इन चुनाव में, लेकिन जिस तरह से लगातार डेरा दिग्गजों ने डाला हुआ था, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश लगातार कर रहे थे। वोट तो हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, जिसे चुनना था उसे जनता ने चुन लिया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि जो जितने दावे कर रहे हैं जीत को लेकर, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो कितनी सफल नजर आती है। और जिसे हार का मुंह देखना पड़ता होगा उसके लिए पड़ेगा, उससे भी कहीं ना कहीं समीक्षा करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर हम कहां पीछे रह गए, क्योंकि नजर तो कुछ और आ रहा था, परिणाम कुछ आए हैं। इंतजार कल तक का करते हैं। सुबह 9 बजे से फर्स्ट इंडिया भी लगातार तस्वीर आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।